तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस थिएटर चैट में। आज बात कर रहे हैं डीसीए डेली करंट अफेयर्स और आज डेट है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष के आर्मी डे परेड का कहां आयोजित की गई है। आर्मी डे परेड अब आप समझिएगा, आर्मी डे जो होता है, आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को और इस वर्ष ये 76वां आर्मी डे परेड था, 76वां, और ये मनाया गया था लखनऊ में मनाया गया था। और यहां पर जो रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर यूपी की जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जी, ये तीनों यहां पे उपस्थित थी। तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 76वां, इस वर्ष 76वां आर्मी डे परेड था। यहां पे कभी कभी आता है कि आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं। तो भाई समझिएगा कि आजादी के बाद बुचर जो थे वो हमारे सेना के अध्यक्ष थे, अंग्रेज थे। पहली बार जब अंग्रेज यहां से जाने लगे तो उन्होंने भारतीय सेना के कमान एक भारतीय के हाथ में दी। उन भारतीय का नाम था कमांडर इन चीफ। उस समय वो लेफ्टिनेंट जनरल थे के.एम. करियप्पा साहब। ये हैं हमारे के.एम. करियप्पा। तो इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया 15 जनवरी 1949 को, यानी भारतीय सेना की कमान पहली बार किसी भारतीय के हाथ में दी गई। तो उसी दिन को मनाते हैं आर्मी डे के रूप में। जनरल ये हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं के.एम. करियप्पा साहब, बाद में 1986 में 1986 में इन्हें उपाधि दी गई फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। फील्ड मार्शल का मतलब होता है 5 स्टार रैंक वाला, यानी एक तरह से देखा जाए तो 5 स्टार रैंक। और भारत में 5 स्टार रैंक केवल 2 ही लोगों को मिली है, 2 ही अधिकारियों को। एक आप है और एक है सैम मानेकशॉ। आर्मी डे पे पूरा वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है, क्यों मनाते हैं, क्या होता है। आज 16 जनवरी है, कल चूंकि ये मनाया गया था तो कल जो आप डेली का वो देखेंगे, 15 जनवरी वाला जो मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें आपको इनके विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे क्या हुआ, इनका नाम कैसे पड़ा और क्या इन्होंने किया, जनरल अयूब खान से क्या संबंध थे, 1953 में रिटायर होने के बाद इन्होंने क्या किया, सारी चीजें मैंने बताई हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी 29वें हैं और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी, जिनका दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में गांधी अ लाइफ इन 3 कंपेनियंस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। 3 कंपेनियंस, यहां पे क्या है समझिएगा। यहां पर गांधी जी द्वारा 3 जो उनके प्रमुख आंदोलन है, जैसे 1920 में रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1930 में नमक कानून या दांडी यात्रा जो आप समझ लें वो, और 1942 का जो क्विट इंडिया यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों पे प्रकाश डाला गया है
और ये लिखी है किताब एम.जे. अकबर ने। एम.जे. अकबर ने, आपको इसका हम कवर पेज दिखा दे, ये किताब है, किताब का आप कवर देख सकते हैं। ये राइटर हैं एम.जे. अकबर जी, है ना, और ये जिनकी किताब प्रकाशन है उनका नाम लिखा हुआ एम.जे. अकबर। ये किताब का वो कवर है जहां पर 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद जो आपका नमक कानून था, दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च था 1930 का, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942, उन तीनों सत्याग्रहों या आंदोलन के विषय में क्या हुआ, कैसे रणनीति बनाई, उस समय क्या क्या परिस्थितियां थी, इनके विषय में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की बात चल रही है। हाल ही में मुनव्वर राणा जी का निधन हुआ है। मुनव्वर राणा जी का निधन हुआ है, यह हुआ है भाई 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2024। ये किस क्षेत्र के थे? तो भैया ये एक बड़े लोकप्रिय शायर थे, उर्दू जुबान के बड़े शायर थे। और वैसे आपको बताएं, शेर और शायरी में अधिकतर लोग प्रेमी प्रेमिका इस तरह की शायरियां करते थे। ये शायद इकलौते तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये उन गिने चुने शायरों में थे जिन्होंने सबसे ज्यादा शायरी कही किस पर? मां शब्द पर। हालांकि अपने जीवन के अंतिम समय में पिछले 2-3 वर्षों से ये कुछ चर्चा में रहे, कुछ निगेटिव चीजों के वजह से चर्चा में रहे, राजनीतिक मतभेदों के वजह से। जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी या योगी जी की, उनकी सरकार के विरुद्ध भी ये कई टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहे। बहुत जबरदस्त शायर थे और इनकी एक मुझे 2 लाइन याद आते हैं कि बोझ उठाना शौक कहां, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहां, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पे लोग कुली बन जाते हैं। एक और था इनका बड़ा प्रसिद्ध शेर कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो ये मुनव्वर राणा जी हैं। मां पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं, शेरो शायरी लिखी। और एक जबरदस्त और इनका शेर था कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आएंगे, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आएंगे, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आएंगे। तो ये मुनव्वर राणा जी हैं। फोटो भाई हमने गूगल से ली है, इसीलिए न्यूज 18 का हमने वो भी नहीं हटाया, लगा रहने दिया। तो मुनव्वर राणा जी हैं। आपने अक्सर जो लोग शेर व शायरी में शौक रखते हैं वो जानते हैं, उर्दू जबान में वर्तमान में जो 2 सबसे बड़े शायर थे, उसमें एक राहत इंदौरी जी का निधन हो चुका था और दूसरे मुनव्वर राणा जी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त कर लिया है? मलेरिया आप जानते हैं, मलेरिया भैया मादा एनोफिलीज से होने वाली बीमारी है। मादा एनोफिलीज से होने वाली बीमारी है। ठीक, और ये एक परजीवी प्रोटोजोआ से होती है, परजीवी प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। इस परजीवी प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और भाई जो मलेरिया की दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है, सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है। मलेरिया में जाड़ा देकर बुखार आता है, जाड़ा देकर बुखार आता है। मलेरिया में जाड़ा देकर बुखार आता है। मलेरिया के जैविक कंट्रोल के लिए गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। ये मछली क्या करती है, ये जो मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं ना, इनके अंडे खा लेती है। तो एक तरह का जैविक कंट्रोल हो गया। और मलेरिया जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को। स्प्लीन यानी भैया प्लीहा, इसी को कहीं कहीं तिल्ली बोलते हैं।
चलिए यहां ना लिखे तो आप कंफ्यूज जाओगे। प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। ठीक भाई, तो ये मलेरिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? कार्बो बर्डे। ये एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, ये एक अफ्रीकी देश है। और समझिएगा ये तीसरा अफ्रीकी देश है। कैसा? तीसरा अफ्रीकी देश है, तीसरा। पहले दूसरे कौन है ये लिखे हैं, इसीलिए लिख दिया है। ये कौन है भैया? प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय। यानी अब तक 3 अफ्रीकी देश, कौन कौन? मॉरिशस और अल्जीरिया, ये दोनों पहले ही मलेरिया मुक्त घोषित हो गए थे। और काम्बो बर्डे ये तीसरा अफ्रीकी देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। ठीक भाई। और मलेरिया की खोजकर्ता कौन थे? तो मलेरिया के खोजकर्ता कौन थे भैया? रोनाल्ड रास। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? रोनाल्ड रास, रोनाल्ड रॉस। हालांकि एक नाम और भी रहता है, लेब्रॉन। लेब्रॉन का भी नाम है। अगर रोनाल्ड रास ना दिया हो तो आप लेब्रॉन कर सकते हो। क्लियर भाई? अगर लेब्रॉन ना दिया हो तो रोनाल्ड रास भी कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तो जीरो इफेक्ट योजना को 1 लाख प्रमाणीकरण प्राप्त हुए हैं। यह योजना किस मंत्रालय की है? यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की है। इसमें इन्होंने योजना चलाई थी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो इसका पंजीकरण शुरू हो चुका था और अब इस योजना ने 1 लाख पंजीकरण प्राप्त किया है। यानी 1 लाख लोगों ने इस योजना को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की योजना एग्जाम में बहुत आती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं भैया। चलिए भाई वो चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे हम उसी में। हाँ, तो क्वेश्चन था कि हाल ही में भोगी बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया गया? भोगी बिहू। अब इसकी विषय में पूरी बात समझिए। असल में हम लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं वो इस त्योहार को खूब जानते हैं। मकर संक्रांति, यानी जब सूर्य भगवान उत्तरायण में होते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। इस बार 15 जनवरी को मनाई गई क्योंकि 14 जनवरी रात से लगी थी तो 15 जनवरी को मनाया गया था मकर संक्रांति। इसी मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में कहा जाता है। तो फिलहाल हम इसका आंसर बता दें, भोगी बिहू मनाया जाता है असम में। अभी इसके विषय में पूरा बताएंगे। हाल ही में भोगी बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया गया है? असम में। अब थोड़ा इसके विषय में थोड़ा जो है ब्रीफ डिस्कशन कर लिया जाए। समझिएगा, जो मकर संक्रांति है ये अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, राज्यों में सभी। जैसे देखिए खिचड़ी लिखा हुआ, अब ये कहां मनाया जा रहा है? ये यूपी में। यूपी में इसको क्या बोलते हैं भैया? खिचड़ी बोलते हैं। बिहार चले जाओ, दही चूड़ा बोलते हैं इसको। उत्तरायण ये कहां चलता है? गुजरात में चलता है। ठीक। पोंगल देखिए भैया तमिलनाडु में चलता है, तमिलनाडु में। पोंगल कहां चलता है भैया? तमिलनाडु। इसी तरह देखो भैया बिहू कहां चल रहा है भैया? ये चल रहा है आपका असम। असम कह लो, असोम कह लो, कुछ भी कह लो, अलग अलग जगह मिलता है। अगर इस फोटो को देखो तो पंजाब में इसी को क्या बोलते हैं? लोहड़ी। सबने खूब नाम सुना होगा, लोहड़ी बोलते हैं पंजाब में। पंजाब में। उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। गुजरात में क्या बोल रहे हैं? उत्तरायण बोल रहे हैं। महाराष्ट्र गोवा में भी क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। केरल में आ जाओ, मकर
विलक्कू बोलते हैं, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, मकर संक्रमण बोलते हैं, छत्तीसगढ़ यूपी इन सब में वही बोलते हैं मकर संक्रांति। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए क्या बोलते हैं भैया, मकर संक्रांति बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के उसमें क्या बोलते हैं, बोधम बोलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका उत्तर भारत हो गया, ये जो उत्तर भारत है सब में यही बोला जाता है। बंगाल में क्या बोल रहे हैं, पौष क्रांति बोल रहे हैं। असम में क्या बोल रहे हैं, बोहाग बिहू बोलते हैं, बोहाग बिहू है ना, कई सारे इस तरह के नाम होते हैं। जम्मू कश्मीर में देखो क्या बोलते हैं, इसको शिशु संक्रांति बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग है, देख सकते हैं आप, अलग अलग। इधर मकर संक्रांति, इधर मकर संक्रांति, इधर विलाक्कू बोल रहे हैं, यहाँ मकर संक्रांति बोल रहे हैं, या माघ बिहू बोल रहे हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग मनाया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा फेमस की बात करें तो 3-4 नाम बड़े फेमस हैं, जैसे फेमस में क्या भैया नाम, जैसे तमिलनाडु का पोंगल, ये बहुत फेमस है। पंजाब में लोहड़ी, यानी ये जो लोहड़ी है ये, पोंगल ये हो गया, और इधर भैया आपका बिहू, ये सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है। अब आप कहोगे कि अरे हम लोग क्या तो मकर संक्रांति फेमस है, वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बड़ा कॉमन नाम है। वैसे भी हम लोग क्या खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी ये लिखा है ना, यूपी में इसको क्या बोल रहे हैं भैया, खिचड़ी बोल रहे हैं। तो ये नाम तो सबको पता ही है, खिचड़ी मकर संक्रांति तो पता ही है, वो बता रहे हैं इसके अलावा। तो जैसे हमने इसमें क्या बताया भैया, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, और असम में बिहू बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कूच बिहार ट्रॉफी के अंडर 19 मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया। कूच बिहार में अभी तक जो रिकॉर्ड था वो तो बना ही हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में लड़के ने बनाया है, और ये कल की बात है, यानी ये डेट है आपकी 15 जनवरी 2024, और किसने बनाया है, प्रखर चतुर्वेदी ने, प्रखर चतुर्वेदी ने। और इन्होंने, प्रखर चतुर्वेदी जी ने युवराज सिंह, आपने नाम सुना होगा, पूर्व क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, अब सबसे बड़ा स्कोर बनाया लड़के ने, अंडर 19 है, लेकिन अंडर 19 का सबसे बड़ा स्कोर। देखते हैं इस लड़के की तस्वीर, तो बनाए हैं 13 नहीं 14, क्या बोलेंगे इसको, दोहरा तो समझ में आता है कि दोहरा है, 13 है, इसको क्या बोलेंगे। इस लड़के ने 404 रन नॉट आउट बनाए हैं। ये है प्रखर चतुर्वेदी के अंडर, मुंबई के खिलाफ, अंडर 19 में कूच बिहार ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हनुमान गढ़ी। ये गढ़ी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में लिख नहीं पा रहे थे हम ही ने लिखा, लेकिन हिंदी में जब नहीं लिख पाए तो हमने लिख दिया। हनुमानगढ़ी मंदिर के को जीआई टैग, हनुमानगढ़ी मंदिर का जो लड्डू होता है, जो भोग है वहां का जो प्रसाद है, जो देसी घी का वहां का लड्डू है, देसी घी का जो लड्डू है, इसको जीआई टैग मिला है, इसको जीआई टैग मिला है, और ये अयोध्या में है, जनवरी 2024 में मिला है, यानी अभी 3-4 दिन पहले। तो ऐसे आ जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस चीज को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है, तो हनुमानगढ़ी के देसी घी के लड्डू, बूंदी के लड्डू। ठीक, चलिए देखते हैं भैया, जरा उन लड्डुओं के दर्शन भी कर लिए जाए। ये रहे भाई लड्डू, ये रहा प्रसाद हनुमानगढ़ी का, अयोध्या का। वो आप तो जान ही रहे हो भैया, इस समय आज की डेट में किसी भी न्यूज़पेपर को उठा कर देख लो, सबसे ज्यादा खबरें अयोध्या की रहती। 22 तारीख को भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, और उसके पहले वहीं के मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग मिलना एक सुखद संकेत भी है। अयोध्या वालों की इस समय भयंकर चांदी है, क्योंकि जाने कितने लोग आ रहे हैं, कितना इकोनॉमी बढ़ रही है भाई। सीधी सी बात, जब लोग वहां जाएंगे, आप एक चीज समझिएगा,
किसी भी शहर में अचानक लोग आने लगे किसी चीज को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो निश्चित तौर से इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे मान लो हम जाएं, तो हम जाएंगे तो पहली बात तो बस से या ट्रेन से जाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा ट्रेन बस का, ठीक। फिर हम उतरेंगे तो ई रिक्शा में बैठेंगे, ई रिक्शे वाले को रोजगार मिला। फिर हम मंदिर गए तो हमने वहां से पूजा फूल कुछ लिया, रोजगार बढ़ा। दर्शन किया, बाहर निकले, हमने लाओ चाय पी ले, चाय वाले का रोजगार बढ़ा। फिर हमने लाओ नाश्ता कर ले, नाश्ता वाले का रोजगार बढ़ा। फिर हमने कहा चलो यार कुछ खरीद लिया जाए, कुछ कपड़ा ले ले, कुछ घंटी या कुछ कोई चीज ले लें यहाँ की निशानी, या थोड़ा शॉपिंग कर ले, उनका रोजगार बढ़ा। फिर हमने कहा आज रात में ही रुकेंगे, होटल गए वहां रुके, रोजगार बढ़ा। इस तरह से बढ़ता है। तो ये भैया महाप्रसाद है अयोध्या का। अयोध्या के लड्डू को क्यों मिला जीआई टैग? मिला भाई इसीलिए है कि ये वहां का भौगोलिक संकेतक है। जीआई टैग के विषय में भी मेरे ही चैनल पे हमने बाकायदा पूरी चीज बताई है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, भौगोलिक संकेतक क्या होता है, कैसे मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, ये सारी चीजें हम आपको उसमें बाकायदा बता चुके हैं। लेकिन अभी करंट के हिसाब से बनाना है कि जीआई टैग किसको मिला भैया? तो जीआई टैग मिला है हनुमानगढ़ी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसाद को, महाप्रसाद को, देसी घी के लड्डुओं को। सुबह सुबह हमने आपको बढ़िया दर्शन भी करा दिए प्रसाद के, हैं? नहीं मिल भाई प्रसाद तो नहीं मिला, दर्शन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है भैया आपकी बात कौन सा? 80वां, ठीक। यहां पे याद रखना भैया 80 स्थान और ये 2024 की बात है, सॉरी 2023 की रिपोर्ट 24 में आती है तो पक्का ही है। यानी इसके पहले 84 था, पहले का मतलब 22 में, 2022 में। यानी इसका मतलब यह है कि भारत की स्थिति 4 स्थान सुधरी है, 4 स्थान सुधरी है। हालांकि अभी भी शीर्ष पर जापान और सिंगापुर ही है। तो ये और ये देखिए पासपोर्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। चला आओ देखते हैं भैया। तो भैया देखिए भारतीय पासपोर्ट की बड़ी ताकत, भारतीय पासपोर्ट ने रैंकिंग में सुधार करते हुए 80वें स्थान पे पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री ली जा सकती है। यानी भारतीय पासपोर्ट में वो ताकत है कि हम 97 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। देखो वीजा को समझ लीजिएगा, वीजा का मतलब क्या है? जैसे हमें रूस जाना है, अब मेरे पास पहली बात तो पासपोर्ट होना चाहिए तभी तुम किसी देश में जा सकते हैं, लेकिन पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है कि साहब हम आना चाहते हैं। फिर वो देखेंगे हाँ वीजा मतलब आप क्यों आना चाहते हो? घूमने के लिए, एजुकेशन पर्पज है, काम करने का पर्पज है। अगर आप नौकरी करने आ रहे हो तो आप नौकरी की कंपनी के कागजात दिखाओगे, हाँ साहब यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, फिर वो आपको वीजा देते हैं। अब जैसे आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो तो उसका मतलब साल 6 महीने तो पढ़ोगे ही, तो उस हिसाब से साल भर या 2 साल का वीजा दे देंगे। घूमने आए तो 8 दिन का, 10 दिन का, जितने दिन का आपने टाइम मांगा उतना समय देंगे। वीजा का नियम ये भी होता है कि अगर वीजा की आपको 3 दिन का मिला है, 3 दिन की अवधि समाप्त हो गई, फिर आप रुक नहीं सकते। अगर फिर रुके हो तो यह अपराध माना जाएगा, इसके लिए आपको जेल भी कराई जा सकती है। आपको दोबारा कभी उस देश में घुसने पे, एंट्री पे रोक लग जाएगी। पासपोर्ट में ऐसी मोहर लगा देंगे कि कभी भी आप इस देश में एंट्री नहीं कर सकते। कई सारे नियम है, तो हमें हर जगह जाना पड़ता है पूछने के लिए। तो 57 देश ऐसे हैं जहां पे हमें बिना पूछे भी जा सकते हैं, वीजा फ्री एंट्री भी होती है। कई जगह वीजा ऑन अराइवल होता है भारतीयों के लिए, कि वीजा जरूरत नहीं, जब आओगे तुरंत बना देंगे, हैंड टू हैंड। जैसे पूछा भाई कहां से आए? इंडिया से। अच्छा चलो ठीक। इस मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी है? पाकिस्तान वालों की सबसे खराब स्थिति है। पहली बात तो जब वो आएंगे तो वहीं उनकी, तो आपने देखा होगा कई बार तो कपड़े उतार उतार के तलाशी ली जाती है। का पता लगा कौन सा 20 आदमी जो पाकिस्तान का 20 से फट जाए, वो तो जाने कहा तो बम बांधे देते, कहो 20 से फट जाए, अपने साथ साथ 15-20 को और ले डूबे। तो वो लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान मतलब एक बात बता दें, पाकिस्तान की तो ये कंडीशन है कि उनको तो जल्दी जल्दी कोई वीजा देता ही नहीं है कि आ गए पता नहीं कौन सी आतंकवादी हरकत कर दे। इस मामले में इंडिया बहुत सही है। ठीक, इसके पहले भारत का स्थान क्या था भैया? 85वां था, 84वां था, 85 लिखा है, कोई बात नहीं है, 84 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? सबसे स्वच्छ राज्य
जैसे ही स्वच्छ आता है सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आ जाता है साहब? इंदौर होगा, इंदौर होगा। लेकिन ये राज्य है ना कि शहर, राज्य की बात है। शहर, ये इंदौर ठीक है, ये सही है ना। लगातार जो है, लगातार 7वीं बार इंदौर आया है। इस बार सूरत भी है, दोनों लोग आए हैं, इंदौर सूरत दोनों हैं। लेकिन ये शहर है। बात किसकी हो रही है? राज्य की। राज्य नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है भैया? महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़। तो स्वच्छ राज्य बोल रहा है तो महाराष्ट्र, स्वच्छ शहर हो जाएगा तो इंदौर और सूरत। और ये जो डी लिखा है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, इसका भी कुछ यूज है। गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? बनारस और प्रयागराज। थोड़ा समझिएगा, 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण चालू हुआ। 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण चालू होता है। देखते हैं भैया, 2016 से शुरू हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण। और इस बार की थीम क्या थी? अपशिष्ट से धन। अपशिष्ट यानी कूड़ा। देखिएगा 2023 में इंदौर और सूरत दोनों ही पहले स्थान पे रहे। पिछली बार ये पहले और ये दूसरे स्थान पे था। थर्ड नंबर पे अभी भी नवी मुंबई है। यहां पर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। बस 2023 में भोपाल तेजी से ऊपर आ गया है, विजयवाड़ा नीचे चला गया। यानी स्वच्छ शहर कह दिया जाए तो इंदौर और सूरत नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कोई नहीं और नंबर 3 पे नवी मुंबई। क्लियर? यहां पे कोई नहीं भैया, ठीक। लेकिन स्वच्छ राज्य आ जाए, हमने आपसे क्वेश्चन में राज्य पूछा था, राज्य। तो राज्य देख लीजिए, नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे क्या भैया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। और देखेंगे 1 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है भैया? सासवाड़ है महाराष्ट्र का। और सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट एरिया यानी जो सेना वाला इलाका, जो कैंट इलाका होता है, उसमें नंबर 1 कौन है भैया? महू, मध्य प्रदेश। यूपी की बात करो तो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर क्या भैया? नोएडा। और सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर कौन कौन है भैया? नंबर 1 पे है बनारस, नंबर 2 पे है प्रयागराज, जो अपने क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नंबर डी में रखा था। और देख लीजिए 5 स्टार रेटिंग जो यूपी में मिली वो किसको मिली भैया? नोएडा को। सबसे स्वच्छ शहर नोएडा है। इसके अलावा 3 स्टार वाले जो रेटिंग है उसमें 8 हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद। अलीगढ़ जिसका नाम बदलने की बात चल रही है, हरिगढ़, बदल गया नाम इसका, हरिगढ़, ये भी हमने बता दिया है। और 1 स्टार किसको मिला है? 56 शहरों में। अवार्ड जीतने वाले यूपी के अन्य शहर देखो, छोटे शहरों में नॉर्थ जोन में जो 15,000 से कम आबादी वाले हैं उसमें भैया बरबर और लखीमपुर खीरी का स्थान है। तराई का इलाका नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ जोन में 25,000 से 50,000 वाली आबादी में तो अनूप शहर और बुलंदशहर है। और 50,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाला यह है भैया गजरौला और साथ में अमरोहा। तो यह स्वच्छता सर्वेक्षण का आपका पूरा सिस्टम। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी अपशिष्ट से धन। 2016 से स्टार्ट हुआ और आवास एवं शहरी मंत्रालय मामलों का जो मंत्रालय होता है वो इसको देखता है। और ये 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण, 8वां। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए शिखर सम्मेलन कहां हुआ? हाल ही में भारत, अच्छा कहां होना चाहिए था, कहां हुआ है? समझिएगा कि कहां हुआ है जलवायु जो सम्मेलन के लिए है। तो इसका एक चीज समझिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो नवी मुंबई में हुआ है। नवी मुंबई में हुआ है, नवी मुंबई में हुआ है। और यूनाइटेड नेशन देखिए, आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था कौन है भैया? यूएनओ है। तो जो यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका चल रहा है, और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है का ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है संस्था जो है, इन्होंने इस सम्मेलन का जो है शुरुआत की है मुंबई में। और हर बार की तरह इस बार का लक्ष्य भी क्या है, इस बार का लक्ष्य भी वही है भैया, कार्बन उत्सर्जन को क्या करना भैया, शून्य रखना है। कार्बन उत्सर्जन को शून्य रखना है, ठीक भैया। और कहा जा रहा है कि जल्दी भारत भी कार्बन जो है उत्सर्जन शून्य बनेगा, यानी इसका लक्ष्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को क्या करना भैया, शून्य करना। भाई जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, कम होगा। आप लोग तो जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो आपका ग्लोबल हाउस जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, या ग्लोबल वार्मिंग, उसी से संबंधित इस बात की बात आई है, ठीक है भैया। और इस बार की थीम क्या है, डिकोडिंग द कभी कभी भाई लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती, चूंकि हम ही लिखते तो कभी कभी हो जाता भैया, है ना। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया, यह है इस बार की थीम, ठीक। तो ये कहां हुआ भैया, मुंबई में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के क्रम में। अगला आता है कि हाल ही में खारेक यानी छुआरा यानी खजूर को जीआई टैग मिला है, ये कहां का देसी उत्पाद है। ये भैया खारेक है, छुआरा है, देसी उत्पाद है। कच्चा छुआरा भी इसे बोलते हैं, कच्चा छुआरा बोलते हैं इसे। और ये कहां किसको मिला है, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि जो उड़ीसा में मयूरभंज है, वहां की जो लाल चींटी की चटनी है, उसकी जो लाल चींटी की चटनी उसको जीआई टैग मिला है। इस बार ये मिला है, और ये मिला है भैया गुजरात को। तो गुजरात में जीआई टैग मिला है। हालांकि इस बात को भी ध्यान रखिए जाएगा कि इसके पहले भी गिर का केसर आम भैया, गिर वहां पे एक जगह सबको मालूम होगी, कच्छ का रण हो गया, गिर हो गया, है ना। तो इसका जो केसर आम है वो, और भतिया एक जगह है, भतिया का गेहूं कह लो या गेहूं का बीज कह लो, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो गुजरात के 3 उत्पाद हो गए, गिर का केसर आम हो गया, भतिया का गेहूं का बीज हो गया, और ये खारेक इसको भी मिल गया है। तो 3 जीआई टैग किसको मिल गया भैया, गुजरात को जीआई टैग। चलिए आगे भाई बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र पर बने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह पुल किन किन स्थानों को आपस में जोड़ेगा। भैया ये जो पुल है, इस पुल का नाम है अटल सेतु, ठीक। और ये लगभग 22.8 किलोमीटर लंबा है। इसको आप ऐसे समझो कि लगभग 16.5 किलोमीटर ये समुद्र पे बना है, और लगभग 5.5 किलोमीटर ये जमीन पर बना है। तो 16.5 और 5.5 जोड़ो, 16.5 और 5 करीब 22 किलोमीटर आता है, वही दशमलव का कुछ फर्क है ना। तो 16.5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी इसको हम ऐसे लिख दें 21.8, ठीक भाई। और ये जोड़ता है मुंबई को नवी मुंबई से, यानी अब मुंबई से आपको नवी मुंबई जाना हो, मुंबई से आपको पुणे जाना हो, मुंबई से आपको गोवा जाना हो,
या मुंबई से आपको साउथ इंडिया जाना है। अब जाना बहुत आसान हो गया। मुंबई से नवी मुंबई जाने में इस समय भैया इसके माध्यम से, देखिए पुल देख रहे हैं, ये बना है, ये पूरा इसे यहां बना हुआ है, केवल और केवल कितना समय लगेगा? 20 मिनट लगेगा। और इस पुल में जो अधिकतम स्पीड है, अधिकतम स्पीड है वो रखी गई है कितनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पे जो दुपहिया वाहन है, ऑटो है, बाइक हो गई, जानवर वाली जो नहीं होती भैंसा गाड़ी, ठेला गाड़ी, इन सब पर प्रतिबंध है। यानी आप बाइक नहीं चला सकते, नियम है। हालांकि वो एक अलग की बात है, भारत में कुछ लोग जैसे नहीं अधिकार के नाम पे थोड़ा बदतमीजी करते हैं। अभी अपने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला जो है इस पे बाइक चला रही थी, बोली नहीं हमारा अधिकार है, हम टैक्स देते हैं, ये है वो। ये फालतू की चीजें हैं। वो केवल वीडियो बनाने के चक्कर में कि हम वीडियो बना दें, और उधर एक आदमी वीडियो बना रहा है, पुलिस वाले रोक रहे हैं, वो लड़ रही है, केवल ये सब वायरल होने के लिए, फालतू काम। अरे भाई सरकार ने नियम बनाया कि बाइक नहीं ले जानी तो मत ले जाओ, कार ले जाने के लिए। अब कार की स्पीड तेज है, बाइक में चोट लग गई तो दिक्कत होगी। लेकिन अपने इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं बदतमीजी वाले कि नहीं हम ये करेंगे चाहे जो हो जाए। वो कहते हैं मैं भारत की नागरिक हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। अरे यार तुम भारत के नागरिक को कहीं भी चली जाओगी। सेना का मुख्यालय वहां गोपनीय बैठक चल रहा है कि कैसे आतंकवादी मारे, तुम वहां खड़े हो जाओगे कि नहीं हम भारत के नागरिक हैं। अरे भाई आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है पता लगा राष्ट्रपति के आप कमरे तक पहुंच जाओ, भारत के नागरिक है, राष्ट्रपति भवन भी तो इंडिया मना, वहां भी घुस जाओगे क्या? अगर कोई चीज मना की गई है और केवल आपका नाम तो नहीं लिखा बोर्ड पे कि नहीं आपको मना कर दिया है, सबको मना किया कि भाई बाइकें नहीं आएंगी इस पे, ऑटो नहीं आएंगे, भैंसा गाड़ी, तांगा गाड़ी, ये सब नहीं आएंगे इस पे, केवल कार चलेंगी, 4 व्हीलर चलेंगी, ताकि जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं मुंबई से नवी मुंबई, उनके लिए। अब 6 लेन का है तो हर चीज सिस्टम से होती है। ये 6 लेन का है और 250 रुपए एक तरफ का टोल है इसमें, और अगर दोनों तरफ का टोल चाहिए तो 325 रुपए। लेकिन टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप टोल के सामने से 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकल जाए, वो अपने आप पैसा कट जाएगा उसमें। ये सब नहीं कि आप रुके टोल दे फिर जाए, कुछ नहीं। और सबसे जिसे बोलते हैं एडवांस वाला सिस्टम वहां पे है, एआई तकनीक भी है ना, आप जानते हैं भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तकनीक भी है। साथ में इसमें जो इमरजेंसी की सहायता है वो भी आपको मिलेगी, लाइटें बहुत जबरदस्त लगी हुई है ना, वो सारी चीजें। तो भैया ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमने आज आपको 13 क्वेश्चन कराए करंट वाले, और रोज इस तरह से हम लोग पर डे एक एक करके करंट अफेयर्स लाते हैं। तो आज भी भाई हम इसको करंट अफेयर्स लेके आए हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त भाई याद रखें भैया, जो फुटबॉलर मेसी हैं उनको, फुटबॉलर मेसी को इस बार फिर से उनको जो वो होता है आपका क्या सम्मान मिलता है वाला, अरे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। हालांकि हम इसको बाकायदा एक जगह बता चुके हैं, लेकिन फिर बता दें भैया, फीफा प्लेयर ऑफ द जो ईयर है वो मेसी को मिल गया है, इस बार लगातार फिर से मिल गया है। और एक चीज इसमें जनरल आपको ऐसे ही बता दें, जनरल आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि जो केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने, है ना, इन्होंने क्या किया है, यूपी में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। और अब 14 थे, 5 या 19, अब यूपी में कुल मिलाकर 19 हवाई अड्डे बन गए हैं। और 19 हवाई अड्डों के लिए यूपीएसएसएफ जैसे होता है सीआईएसएफ, वैसे ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया गया है, यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इनका काम क्या है? इनका काम केवल और केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा करना है, और इसमें महिलाओं को भी भर्ती किया गया। तो ये आज के भाई करंट अफेयर्स है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।